नक्सलवाद, ये शब्द सुनते ही क्या आता है जहन में? हिंसा, बंदूकें, जंगल में लड़ाई, है ना? पर ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये लड़ाई असल में एक विचार की लड़ाई है। और आज हम सब मिलकर इसी विचार की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही बोल्ड बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मतलब एक डेडलाइन सेट कर दी गई है इस सालों पुरानी लड़ाई को खत्म करने के लिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। नक्सलवाद सिर्फ एक संगठन तो है नहीं, ये एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी। तो क्या सच में किसी आइडिया को, किसी विचार को मारा जा सकता है? क्या बंदूकें, ड्रोन्स और ऑपरेशन किसी ऐसी सोच को खत्म कर सकते हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर गई हो? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरे विचार को समझने के लिए ना, हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, वहां जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, एक छोटी सी चिंगारी से, जो पश्चिम बंगाल के एक गांव में भड़की थी। साल था 1967। जगह पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव, नक्सलबाड़ी। कहानी कुछ यूं है कि एक जमींदार एक गरीब किसान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग होना था। वो किसान डरे नहीं, झुके नहीं, बल्कि सारे किसान एक साथ आ गए। उन्होंने मिलकर उस जमींदार पर हमला बोल दिया और उसके कर्ज के सारे कागजात आग के हवाले कर दिए। बस यही वो एक घटना थी, वो एक चिंगारी जो देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। और इसी गांव के नाम से इस पूरे आंदोलन का नाम पड़ा नक्सलवादी। पर यह सिर्फ एक जमीनी विवाद का मामला नहीं था। इस छोटी सी चिंगारी को हवा मिल रही थी एक बहुत बड़ी, एक ग्लोबल आइडियोलॉजी से, और इसी हवा ने इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया। चलिए इस आइडियोलॉजी को ना एक पेड़ की तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पेड़ की जड़ें हैं कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद, जो पैसा तो बहुत बनाता है पर साथ ही अमीर और गरीब के बीच की खाई को भी बढ़ाता है। अब इन जड़ों से जो तना निकलता है वो है मार्क्सवाद, जो इसी खाई को, इसी असमानता को एक्सप्लेन करता है। फिर इस तने से निकलती है कम्युनिज्म की शाखा, जो कहती है कि इस असमानता को खत्म करने का रास्ता क्रांति है। और इसी शाखा पर लगा एक पत्ता है नक्सलवाद, मतलब भारत में उसी विचार का एक हथियारबंद रूप। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि समाज मोटी तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है दी बुर्जुआजी, मतलब वो 1% लोग जिनके पास देश के सारे रिसोर्स हैं, खदानें, फैक्ट्रियां, जमीनें, सब कुछ। और दूसरी तरफ है दी प्रोलेटेरिएट, यानी बाकी 99% लोग, जिनके पास अपनी मेहनत के सिवा बेचने के लिए और कुछ नहीं है। और मार्क्स का मानना था कि जो सरकार होती है, जो स्टेट होता है, वो न्यूट्रल नहीं होता। वो एक टूल की तरह है, एक औजार की तरह, जिसे अमीर लोग गरीबों का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कानून, पुलिस, ये सब उन्हीं अमीरों के फायदे के लिए काम करते हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बाहर से आया हुआ विचार था, ये भारत में इतना पॉपुलर कैसे हो गया? इसकी जड़ें इतनी गहरी कैसे हो गईं? इसका जवाब हमें मिलेगा आज़ादी के ठीक बाद के भारत के हालात में। देखिए, आज़ादी के बाद देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की लहर आई, बड़े बड़े प्लांट लगे, खदानें खुलीं। लेकिन इस विकास की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये कीमत चुकाई आदिवासी समुदायों ने। उनकी जमीनें ले ली गईं, अक्सर बिना किसी सही मुआवजे के। उनके जंगल, जिनसे उनकी पूरी जिंदगी चलती थी, वो काट दिए गए। फैक्ट्रियों के कचरे से उनकी नदियां जहरीली हो गईं। और तो और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाकर उन्हें उनके ही पुश्तैनी जंगलों से बाहर कर दिया गया। अब जरा सोचिए, जब किसी से उसका घर, उसकी रोजी रोटी, उसकी पहचान, सब कुछ छीन लिया जाए, तो उसके मन में गुस्सा और अन्याय की भावना तो आएगी ही। और यही वो जमीन थी जिस पर क्रांति के बीज बोए गए। और इसके बाद वो एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गए, एक ऐसे विशेष साइकिल में जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, जमीन चली गई तो इनकम बहुत कम हो गई। इनकम कम तो खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता। जब पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर में काम करने की ताकत कहाँ से आएगी? और जब काम करने की ताकत ही नहीं होगी तो इनकम और भी कम हो जाएगी। ये एक ऐसा जाल था जिसने लोगों को पूरी तरह तोड़ दिया और उनके अंदर एक गहरी हताशा भर दी। तो अब सवाल ये है कि सरकार इस फैलती हुई आग को कैसे देख रही थी और इसे रोकने के लिए उसने क्या किया? सरकार ने एक साथ दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ने का फैसला किया। ये रणनीति थी टू प्रॉन्ग्ड।
एक तरफ थी सॉफ्ट पावर, मतलब लोगों का दिल जीतो वाली पॉलिसी, उन तक विकास पहुंचाओ, उनकी समस्याएं दूर करो। और दूसरी तरफ थी हार्ड पावर, यानी सीधी सैन्य कार्रवाई, जिसमें समाधान जैसी आक्रामक रणनीति अपनाई गई ताकि हथियारबंद विद्रोहियों को खत्म किया जा सके। तो ये जो सॉफ्ट पावर है, जिसे हम वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं, ये असल में मार्क्स के उस तर्क का सीधा जवाब है कि सरकार सिर्फ अमीरों की होती है। सरकार क्या करती है? वो अमीरों पर टैक्स लगाती है और उस पैसे से गरीबों के लिए योजनाएं चलाती है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त खाना देना, मनरेगा से रोजगार देना, मुफ्त शिक्षा, घर, दवाइयाँ, ये सब। मकसद साफ है, ये दिखाना कि सरकार सबके लिए है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। अब आते हैं हार्ड पावर पर। इसका नाम है समाधान डॉक्ट्रीन, और ये सिर्फ गोलीबारी की रणनीति नहीं है, ये एक बहुत ही इंटीग्रेटेड और स्मार्ट प्लान है। इसका फोकस है लीडरशिप, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी, नक्सलियों की फंडिंग को पूरी तरह से बंद करना। तो समाधान में एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप। इसका मतलब है कि सिर्फ लड़ाई करने वाले अफसर नहीं, बल्कि ऐसे बेहतरीन अफसरों को वहां भेजा जाए जो प्रॉब्लम को सुलझाने की नीयत रखते हों, जो सिर्फ बल का नहीं, बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। फिर आता है एच, यानी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, नक्सलियों का सबसे बड़ा फायदा क्या था? घने जंगल, जहां वो आसानी से छिप जाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने ये गेम बदल दिया है। ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजरी, एडवांस सर्विलेंस, इनकी मदद से अब सुरक्षा बल उन पर ऊपर से नजर रख सकते हैं, जिससे उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स अब उतनी असरदार नहीं रहीं। और फिर आता है एन, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये शायद सबसे बड़ा दांव है। कोई भी संगठन, कोई भी लड़ाई बिना पैसे के नहीं चल सकती। तो इस स्ट्रैटेजी का मकसद है नक्सलियों के पैसे के सारे सोर्स को सुखा देना, उनकी उगाही, उनकी फंडिंग चैनल्स, सब पर लगाम लगाना। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो ना हथियार आएंगे और ना ही ये आंदोलन आगे बढ़ पाएगा। तो सरकार की इन दोनों रणनीतियों के बाद आज ये लड़ाई किस मोड़ पर है? गोलियों और मतपत्रों के बीच इस विचारधारा का भविष्य क्या है? एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे बंदूक की लड़ाई कमजोर पड़ रही है, वही विचारधारा अब एक नया रास्ता अपना रही है। और वो रास्ता है राजनीति का, बैलेट का। मतलब अपनी बात रखने के लिए अब हिंसा की जगह चुनाव लड़े जा रहे हैं, लोकतंत्र का हिस्सा बना जा रहा है। और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर इस पूरे संघर्ष की जड़ असमानता में है, गरीबी में है, अन्याय में है, तो क्या इसका असली और पक्का इलाज सिर्फ गोलियों से हो सकता है? या फिर इसका इलाज साझा समृद्धि में है? मतलब ये सुनिश्चित करने में कि विकास की रोशनी समाज के आखिरी इंसान तक भी पहुंचे। शायद असली शांति का रास्ता गोलियों से नहीं, बल्कि सबके विकास से होकर ही गुजरता है।